आवाज आवाज बहुत रुक रुक के आ रही है। हाँ, अभी आवाज आई। ओके। बृहन्मुंबई महानगर पालिका द्वारा संचालित ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन कार्यक्रम के अंतर्गत सभी अधिकारी गणों का, शिक्षकों का, सहयोगियों का, साथ ही जो महत्वपूर्ण है हमारी प्यारी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम परिसर अध्ययन भाग 1 के पाठ 1 सजीवों प्राणियों का जीवन क्रम और पाठ 2 सजीवों के परस्पर संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम आपको कुछ न कुछ जानकारियां देंगे, सारांश रूप में भी, क्योंकि आज हमारी पाठ 2 पाठ है पढ़ने के लिए और यह पुनरावर्तन के एक भी पढ़ चुके हो प्रथम सत्र में, पाठ द्वितीय भी पढ़ चुके हो प्रथम सत्र में, तो हम कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहते हैं। बच्चों, वो सब जानकारियां आप लीजिए। बच्चों, प्राणियों का जीवन जो है यह निरंतर चलता रहता है। जीवन होता है छोटा बड़ा बड़ा संबंधित बच्चों में हमेशा दिखाई देती है। आकार अलग हो का पहला गुणधर्म है पुनरुत्पादन, अपने जैसे ही सजीव को पैदा करना। यह प्रमुख लक्षण है सजीवों का। तो जैसे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, लेकिन एक कॉमन उदाहरण है कि जो भी नभचर प्राणी होते हैं वे सदैव अंडे ही देते हैं, इसीलिए उनको अंडज प्राणी कहा जाता है। इसमें भी अपवाद है। जमीन पर रेंगने वाले सांप, कीड़े मकोड़े ये भी अंडे देते हैं। तो यह कहना कि सिर्फ नभचर के ही होंगे ऐसा नहीं है। थलचर, नभचर, जलचर 3 प्रकार के प्राणी होते हैं और तीनों ही अपने परिवेश में अपने जैसे ही सजीवों को पैदा करते हैं। ठीक है। तो जैसे आप लोग अपने परिसर में, गांव देश में, अड़ोस पड़ोस में देखे होंगे, कुतिया अपने पिल्लों को जन्म देती है, लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मुर्गी अंडा देती है, पक्षी अंडा देते हैं। आजकल तो हम लोगों के घर के बगल में ही बालकनी में या घोंसले अगर कुछ बना लिए है, थोड़ी बहुत जगह है जहां हम हमेशा साफ सफाई नहीं रखते हैं, तो वहां कबूतर अंडा दे देते हैं। देखा होगा आप लोगों ने। और अंडा देना ही उनका मुख्य कार्य नहीं है, उसको सेना भी है। सेना यानी उसकी देखभाल करना, उस पर बैठना, उसे गर्मी देना, तभी उससे प्राणी बाहर आएगा। मुर्गी अपने बच्चों के जब अंडा देती है तो बच्चे प्राप्त करने के लिए उसको सेना पड़ता है, सेकना पड़ता है, गर्मी देनी पड़ती है, तब उसमें से चूजे निकलते हैं। वे चूजे आकार में कुछ थोड़े बहुत परिवर्तन हो सकते हैं वयस्क में और उसमें, किंतु समानताएं लगभग बराबर होती हैं। हर सजीव की, हर प्राणी की समानताएं हमेशा उस प्राणी से उत्पन्न होने वाले बच्चों की हमेशा समान होगी। इसको एक कॉमन सेंस बना लो। ठीक है। सांप का बच्चा अंडा होगा तो सांप ही निकलेगा, बकरी का बच्चा है तो बकरी ही होगी, मानव है तो मानव ही होगा। ये सत्य है। हो सकता है कि कहीं अपवाद होता हो ऐसा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये नामुमकिन है। तो बच्चों, जैसे बकरी है, मेमना है, छोटे बच्चे को समानताएं होती हैं। ये सब तो हम लोग कम देखे हैं। गाय, भैंस, इनको देख लो, है ना, गाय की बछिया, है ना। हाँ, समानताएं होती हैं। 4 पूंछ,
आंख, नाक, कान, मुंह, सींग। सींग तो धीरे धीरे आती है ना। ये कह सकते हो कि एक अंतर है। तो समानताएं सेम होंगी, बराबर होंगी। ठीक ऐसे ही मुर्गी भी है। मुर्गी पहले अंडे देगी, उसको सेकेगी, उसमें से चूजे निकलेंगे, छोटे होंगे, बड़े होंगे, है ना। थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, लेकिन वह आकार में होगा। उनकी बनावट, उनकी रचना में बहुत कम ही अंतर होगा। साथ ही रूपांतरण एक शब्द है। रूपांतरण, रूपांतरण का अंतर होता है रूप में अंतर होना। रूपांतरण, बकरी का मेमना और बकरी, इन दोनों में समानता होती है। मुर्गी के चूजों और मुर्गी में भी समानता होती है, परंतु तितली की, इल्ली और तितली में बहुत अंतर होता है। अब आप कहोगे इल्ली क्या है, तितली क्या है? इसके बारे में आप सब पाठ के माध्यम से जानकारी प्राप्त किए हो, अध्ययन अध्यापन ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी प्राप्त किए हो, शिक्षकों के माध्यम से। तो इसके बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सुंदर आकार वाली और विभिन्न रंगों वाली तितलियां हमारे परिसर का एक भाग है। तितलियों का जीवन वनस्पतियों के संग बीतता है। स्वाभाविक तो सुंदर आकार वाली विभिन्न रंगों वाली तितलियां हमारे परिसर का एक भाग हैं। तितलियों का जीवन है। तितलियों इसमें उनमें अंडा, व्याघ्र शब्द नामक तितली हमारे आसपास बड़ी संख्या में दिखाई देती हैं। इसके उदाहरण द्वारा हमें देखेंगे कि तितलियों की वृद्धि कैसे होती है। ऐसे ही अवस्थाओं की हमेशा आगे अग्रसर रहती हैं। कोई भी प्राणी होगा, उसकी छोटे होंगे, अंडे होंगे, बड़े होंगे, बड़े होंगे। अवस्थाएं उनकी जो होती हैं, उस हिसाब से वो बदलती रहती हैं। आकार में परिवर्तन हो सकता है, किंतु वयस्क और बच्चे में ही अंडा है, तो ऐसा नहीं है कि मुर्गी तो अंडा नहीं है ना? अंडे से उसे चूजे को आने दो, है ना? तो कुछ न कुछ समानताएँ रहेंगी। इस पाठ से इतना ही है खाली। इसके बाद है इल्ली, तितली के बारे में विशेष रूप से सब जानकारी दी गई है। कैसे वो अंडे देती हैं, पत्ते पर देती हैं। अंडा जो है वह इल्ली, इल्ली रूप में रहता है, लार्वा रूप में, ठीक है? फिर वह बड़ा होता है, पत्ती को ही खाता है, पत्ती पे ही जीवन यापन करता है और इतनी तेजी से उसकी वृद्धि होती है कि तत्काल वह तितली जैसा दिखाई देने लगता है। रहती तो तितली ही है ना? हाँ, लेकिन वह पत्तियों को बहुत तेजी से खाती है। इसीलिए उनका जब भी उत्पादन अवस्था होती है, उत्पन्न होने की, तो वह पत्ती पर ही होती है। लार्वा जब भी तितली देगी, तो वो पत्ती पर ही देगी, है ना? हाँ, कहावत है कि गर्मी, ठंडी, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जब भी नमी मिलेगी, गर्मी मिलेगी, वर्षा होगी, तो कोई भी जीव हो, अन्न भी ऐसे ही है। कहीं भी आप एक चना फेंक दो, ऐसे ही पड़ा रहेगा सूखा, लेकिन जैसे ही उसे नमी मिलेगी, गर्मी मिलेगी, उसके अनुरूप वातावरण होगा उसके अंदर, तो उससे अंकुरित होगा बीज, है ना? ठीक ऐसे ही कोई भी सजीव होगा, तो वह
अपने परिसर के ही हिसाब से अपने जैसे सजीव का उत्पादन करेगा, उत्पन्न होगा उससे वैसा ही सजीव और उसकी वैसे ही अवस्थाएं होंगी। जैसे मेरी अवस्थाएं हुई, मैं छोटा था, बड़े हुए, वैसे मेरे बच्चे भी। किंतु बच्चों, ध्यान देने की बात है, मानव में भी जब भी बच्चे का जो है डेवलपमेंट विकास होना शुरू होता है, तो वो माँ के गर्भ से ही होता है, पेट से होता है। ध्यान रखना। इसीलिए हम भी, मानव भी जब बाहर आता है ना? पेट से, तो सब उसको रहते हैं आँख, नाक, कान, लेकिन आँखें नहीं खोलता है। थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, है ना? हाँ, तो ये सब मामूली चीज़ी जानकारी है, कॉमन सेंस है सब, हमें आपको जानकारी रखनी चाहिए। उसके बाद है बच्चों, इस पाठ में जो सबसे महत्वपूर्ण है, मैं हमेशा आपको बताता हूँ, हमने क्या सीखा? हमने क्या सीखा से ये होता है कि पाठ के जो सारांश है, उनमें किस बातों को लेकर चर्चा की गई। तो जिसमें पहला है, मुर्गी के चूजों की वृद्धि होने के लिए मुर्गी अंडे सेती है। सेती है, ध्यान रखना, सेकना। पूर्ण वृद्धि प्राप्त चूजे आवरण को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। स्वाभाविक है, हम कहीं भी रहेंगे, जैसे हमारा शर्ट है, हम पहने हैं, जरा जाड़े हो गए तो शर्ट क्या होगी? फट जाएगी, तो हम बदल देंगे चोला, है ना? बदलते हैं ना? ठीक ऐसे ही अंडों में जब उनकी आकार की वृद्धि होगी, तो अंडे क्या होंगे? अपने आप फूट जाएँगे। कभी-कभी मुर्गी भी, पक्षी भी अंडे फोड़कर बच्चे को बाहर निकालते हैं। ठीक है? जैसे उनको एक आभास हुआ कि नहीं, अब जो है इसके अंदर जीव हो चुका है, तो वह क्या करेगी? बड़ा हो रहा है, तो वह उसको चोंच मार-मार के, फोड़-फोड़ के अंडे से जो है अपने बच्चे को बाहर निकालती है। ऐसे भी होता है, और अगर शरीर बड़ी होगी भाई, तो स्वाभाविक है ना बच्चों? हाँ, तितली के बारे में इस पाठ में ज़्यादा करके जानकारी तितली के बारे में ही दी गई है, क्योंकि तितली ही अपने आप में एक ऐसा सजीव है, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें बताई जा सकती हैं, जिनकी जानकारी हमें और आपको नहीं है। अंडा, इल्ली, कोशिक और प्रौढ़, ये इसकी 4 अवस्थाएँ होती हैं, पत्तियों पर ही ज़्यादा होती हैं, हमेशा पत्ते पर ही लार्वा होगा उनका। व्याघ्र व्याघ्र शलभ तितली मदार पेड़ की एक खासियत जरा देखिए, सभी पेड़ों की पत्तियों पे नहीं होगा। मदार के जो पेड़ होता है, मदार जानते हो? हाँ? पलाश पलाश बोलते हैं उसको, मदार। मदारे को दूध लगाने से हम लोग गाँव में छोटे-छोटे थे बच्चों, मैं बहुत सारी ऐसी बातें बताता हूँ आपको, अध्ययन अध्यापन कार्यक्रम में, कि काँटा अगर चुभ गया है पैर में, तो मदार का दूध लगा दो तो काँटा निकल जाएगा। ऐसे हम लोग पहले करते थे गाँव में, है ना? मदार मिलता भी है गाँव वगैरह में, यहाँ तो मदार वगैरह कहीं दिखाई नहीं देते हैं। पलाश के फूल कहते हैं उसको, मदार। पत्तियों पर अंडे देती है, अंडे में से इल्ली बाहर निकलती है, उसे तितली कहते हैं। तितली से पहले का रूप उसका इल्ली का है, छोटी बच्ची को इल्ली कहते हैं। चंचल स्वभाव, इल्ली की पूर्ण वृद्धि हो जाने पर वह कोशित अवस्था प्राप्त कर लेती है। कोशित, कोशिकाओं का विकास हो जाता है उसके, और वह पूर्ण तितली के रूप में बन जाती है। पूर्ण वृद्धि हो जाने पर तितली कोश में से बाहर आ जाती है, उस समय उसे 6 लंबे पैर और आकर्षक पंख होते हैं, है ना? तितली बहुत सुंदर होती है, बहुत अच्छी लगती है, रंग-बिरंगी होती है। एक तितली ही ऐसी है कि जिसमें सभी रंगों का लगभग मिलन होता है, मिलते रहते हैं एक-दूसरे से रंग, है ना? हाथ लगाओ तितली उड़ जाती है। लेकिन ये कि हमें भी किसी भी सजीवों के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। छोटा हो, बड़ा हो, नभचर हो, जलचर हो, थलचर हो, सभी सजीवों का सम्मान करना चाहिए। चाहे वह प्राणी हो, चाहे वनस्पति हो। इस पाठ में बहुत सारे स्वाध्याय के प्रश्न दिए गए हैं, वह सब प्रश्नों के उत्तर आप सब लिखे होंगे घर पर अपनी कॉपियों में, शिक्षकों ने बताया होगा, ठीक है? तो उसको भी आप याद करते चलिए। आइए हम चलते हैं सजीवों के परस्पर संबंध। संबंध क्या होते हैं सजीवों के, है ना? इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आपकी किताब में एक बरगद का वृक्ष दिया गया है, उसके बारे में जानकारी दी गई है और कुछ कविता रूप में 4 पंक्तियाँ लिखी गई हैं। ठीक दोपहर मिलती छाया वहाँ थोड़ा-सा रुक जाना, वृक्ष पुराना तना है बड़ा, दाढ़ी लंबी हुए हुआ खड़ा, है ना? तो यह बरगद है। क्या है? बरगद, वट वृक्ष।
बराबर जटाएं होती हैं उसकी, जैसे हमारे बाल होते हैं बहुत लोगों के कितने बड़े बड़े। हाँ, तो ऐसी उनकी जटाएं होती हैं। परिसर की बहुत सी वनस्पतियां अलग अलग कारणों से हमारे लिए उपयोगी होती हैं। नीचे कुछ वनस्पतियों के नाम दिए गए हैं। इनकी पत्तियों का हम किस लिए उपयोग करते हैं? नागबेल, पलाश, मेथी, अरुषा, मीठा, नीम। सबसे अच्छा एक छोटा सा उदाहरण है तुलसी का पत्ता। चाय में डालकर हम पीते हैं। मुंह में खुशबू आए इसलिए तुलसी का पत्ता मुंह में चबाते हैं दांत के नीचे, है ना? वैज्ञानिक कारण अलग है, औषधियाँ अलग हैं, लेकिन हम यह भी नहीं जानते कि यह औषधि है कि नहीं है, लेकिन हमने देखा है अपने माँ-बाप को, अपने परिसर में, लोगों में कि तुलसी का पत्ता ऐसे ही तोड़कर अपने मुँह में रख लेते हैं। दुर्गंध नहीं आती है, सुगंध आती है, लेकिन अब वह औषधि है, इसकी जानकारी जब हम बड़े होते हैं तब हमें जानकारी होती है। नीम का भी पत्ता ही ऐसा है। नीम के पत्ते के नीचे मच्छर नहीं लगते हैं बच्चों को। बहुत अच्छी है एक एक खुशखबरी। हाँ, नीम की लकड़ी जलाने से मच्छर भाग जाते हैं। मच्छर नहीं आते, कीटनाशक जितने भी होंगे कीड़े-मकोड़े सब मर जाएँगे बैक्टीरिया वगैरह। गाँव में तो अनाज में भी जो है नीम की पत्ती को डाल के फिर बखारी बनाते हैं उसकी। बखार बनाते हैं, रखते हैं डिब्बे में, है ना? हाँ। सजीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति परिसर से होती है। स्वाभाविक है, कोई भी सजीव होगा, वह परिसर से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। हम और आप उसी परिसर में रहना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आप कहीं जंगल में जाके वहाँ गुजर-बसर करना है। वहाँ के जो लोग हैं जंगल के, जो वहाँ के रहिवासी हैं, उन्हें अगर शहर में लेकर आओ, तो इसे वो गलत कहेंगे। जैसे एक छोटा-सा उदाहरण, मछली जल की रानी है, जल से बाहर निकालोगे तो वो मर जाएगी, है ना? वैसे ही हर सजीव, हर वनस्पतियाँ अपने-अपने परिसर में ही विकसित होती हैं। एक छोटा-सा उदाहरण अभी आगे आएगा, मैं अभी बता दे रहा हूँ। रेगिस्तान में कटीली झाड़ियाँ होती हैं, नागफनी, बबूल, है ना? ऐसी झाड़ियाँ, ऐसा नहीं होगा बरगद हो जाएगा, पेड़ हो जाएगा, नीम हो जाएगी, नहीं। कटीली झाड़ियाँ, समुद्र के किनारे आप देखते होंगे उसको बुश बुश बोलते हैं, है ना? हाँ, छोटी-छोटी कटीली झाड़ियाँ होती है, देखो खाड़ी के आरे किनारे हम लोग रेलवे के देखते हैं, बुशेस बोलते हैं उसको, है ना? हाँ, भोजन, पानी, हवा, वस्त्र और आवास, यह हमारी 4 आवश्यकताएँ होती हैं, यह हमारी मूलभूत आवश्यकताएँ हैं। भोजन, पानी, हवा, वस्त्र, क्योंकि बिना हवा के हम जीवित ही नहीं रह सकते। उसके बाद आता है पानी। प्यास भी जो है भूख अन्न से नहीं मिटाई जा सकती। पानी होगा तो अन्न पैदा होगा, अन्न होगा तो पेट की आग बुझेगी, भोजन मिलेगा। उसके बाद आता है वस्त्र। वस्त्र तो आज आया है, वस्त्र के भी कई रूप हैं। अलग-अलग परिसर में अलग-अलग किस्म के वेशभूषा होती है। पहले तो सब जंगली वगैरह में आज भी अगर आप कहीं जाएँगे देखो मुझे याद नहीं आ रहा है वो प्लेस का नाम, आज भी वहाँ जो जंगली लोग हैं, वो पेड़ और पत्तों की छालों पर ही विश्वास करते हैं, वही पहनते हैं। वो हमारी आपकी भाषा नहीं समझते हैं। बहुत है ऐसे, दूरस्थ एकदम जंगली इलाके में, मुझे नाम नहीं आ रहा है, उसका है वहाँ। काला पानी कहा जाता था वीर सावरकर जी को जहाँ अंग्रेजों ने कैद किया था। वो स्थान का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। भोजन, पानी और हवा ये सभी सजीवों की आवश्यकताएँ हैं। 4 मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, इसके बगैर सजीव कभी जिंदा नहीं रह सकता। वह किसी भी रूप में हो, पक्षी रूप में हो, जानवर रूप में हो, मनुष्य रूप में हो, कीड़े-मकोड़े में हो, जो भी जीव होगा जिसमें जीवन होगा, वनस्पतियाँ होंगी, वनस्पतियाँ भी सजीव हैं। हाँ, उससे पानी से हाथी की एक बार भी प्यास नहीं बुझती है। अब जैसे हाथी, अब हाथी हमारे घर में रह सकती है? नहीं, उसको जब भी रखना होगा बहुत बड़ा मैदान चाहिए, है ना? हाँ, खाने के लिए भरपूर भोजन चाहिए तो वृक्ष होने चाहिए पीपल के। पीपल की पत्तियाँ ज़्यादा खाती हैं हाथी, है ना? हाँ, पानी पीने के लिए तालाब होना चाहिए, यहाँ तो हम आप नल के पानी का सेवन करते हैं ग्लास में। हाँ, तो परिसर के हिसाब से सब कुछ होता है, जैसे गाँव वगैरह में मुमकिन है, जगह है ना? हाँ, थोड़ा मनोरंजन, फूलों को मीठे मकरंद से तितलियाँ अपनी भूख मिटाती हैं। भंवरे, तितली, ये भी जो कुछ भी होती हैं, ये इसीलिए फूलों के इर्द-गिर्द रहती हैं, वनस्पतियों के इर्द-गिर्द रहती हैं, क्योंकि इसमें जो पुष्प लगते हैं, फूल आते हैं, उनमें से वो मकरंद, उस रस को जो है, वह पीती हैं।
वही उनका भोजन है ना? हाँ, क्या मेढक के लिए उपयोगी होगा? बकरी वृक्षों की पत्तियाँ खाती हैं, अतः क्या बाघ वही खाएगा? नहीं, सबको अपने परिसर का, सबको अपने भोजन का, सबको अपने वस्त्र का, सबके अपने हवा-पानी का ज़रूरत है ही और इसके बगैर वह रह नहीं सकता है, जीवन यापन नहीं कर सकता है। आजकल ऐसा है कि जंगल का बाघ क्या हमारी घूम एरिया में घूम सकता है, हमारे परिसर में घूम सकता है? नहीं, वो घबरा जाएगा, हम आप घबरा जाएँगे, आक्रमण होगा। हाँ, तो जिसका जहाँ परिसर है, जिसका जहाँ निवास स्थान है, जिसको जहाँ रहना चाहिए, वह वहीं रहेगा। या खच्चर, घोड़े हमारे आपके जो हैं, हम घोड़े देखते हैं, खच्चर, याक अगर हमें आपको देखना होगा, जंगली भैंसा देखना होगा, तो हमें आपको जंगल में जाना होगा। कुत्ते-बिल्ली हम पालते हैं, यह घरेलू प्राणी हैं, लेकिन कुछ जंगली भी हैं, उनको पाला नहीं जा सकता। उनको जंगल में ही सारी सुख-सुविधाएँ दी जा सकती हैं, है ना? जीवन यापन के लिए। मछलियों ने पानी छोड़कर ज़मीन पर रहने का निश्चय किया, क्या मछलियाँ ऐसा कर पाएँगी? नहीं, कभी नहीं। हमें आपको अगर कोई कह दे कि पानी में ही डूबे रहो हमेशा, वहीं लो अन्न जल, ले आएँगे? नहीं, कभी भी नहीं। मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी है, इसका एक अलग ही उदाहरण है। सामाजिक, समाज में रहना चाहता है, अपने लोगों के बीच में रहना चाहता है। बाहर नहीं, जैसे शहर में भी अगर हम आप रह रहे हैं, तो हमारे अड़ोस-पड़ोस का परिसर हमारे जैसा ही हो, तभी हम वहाँ रहते हैं। इतना तक है मनुष्य में, लेकिन पक्षियों में ऐसा नहीं है। हाँ, वो जहाँ पा गए उसी वृक्ष पे रह गए, लेकिन उनका भी झुंड होता है, उनका भी समूह होता है। ऐसा नहीं है कि एक पक्षी का झुंड जो है, दूसरे पक्षी के झुंड में चला जाए, ऐसा नहीं है। पक्षियों को भी जानकारी होती है, जानवरों में जानकारी होती है, गाँव में पूरे गाँव के गाय-भैंस सब चरने जाते हैं, है ना? लेकिन वो अपने ही ग्रुप के गाँव के गाय-भैंसों के साथ रहेगा, ऐसा बाहर नहीं चली जाएगी। भेड़ है, यह भी झुंड में रहती है, अपने समूह में रहती है, अपने लोगों के इर्द-गिर्द रहती है। हाँ, ठीक है बच्चों? हींग के 2 खाली डिब्बे एक उदाहरण दिया गया है, जैसे हम आप प्रकाश के से सूर्य प्रकाश से वनस्पतियाँ ऊर्जा प्राप्त करती हैं, अपना भोजन बनाती हैं, ठीक वैसे ही एक हींग का पौधा भी रखा गया है, आपके उदाहरण के लिए प्रयोग रूपी कि जल का जो प्राणी है, जल की जो वनस्पतियाँ हैं, जलीय वनस्पतियाँ हैं, वो जल में ही फलीभूत होंगी, बढ़ेंगी। लेकिन अगर थल की वनस्पति है, उसे जल में डाल देंगे, तो वो सड़ जाएगी। लेकिन जल की वनस्पति है, अगर उसे हम थल पे रख देंगे, तो वह कामयाब नहीं होगी, उसका जीवन यापन नहीं होगा उस व्रत पे और सूख जाएगी, है ना? हाँ, पानी में रखो सड़ जाएगी, बाहर निकालो सूख जाएगी। तो ऐसे एक उदाहरण के माध्यम से उन्होंने दिखाया है, 2 डब्बे लिया है, अब प्रयोग करके आप घर पे भी देख सकते हो इसको। जैसे आजकल हम लोग मनी प्लांट कम लगाना शुरू कर दिए हैं। एक समय था सब लोग अपने घर पे मनी प्लांट ही लगाते थे। बड़ी-बड़ी पत्तियाँ होती थी, बोतल में लगा देते थे, पानी भर के रखते थे, रोज़ पानी बदलते थे। लेकिन जब से डेंगू और मच्छर मलेरिया आए, तब से लोगों ने गमले वगैरह में बहुत सारे कम पौधे लगाना शुरू कर दिए हैं। लगाना चाहिए, पौधों से कुछ न कुछ हमें मिलता ही है, ठीक है? तो लेकिन ये कि मच्छर के नाते नहीं किए, लेकिन ये कि साफ-सफाई करके भी हम गमलों में पौधे लगा सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है बंजर ज़मीन में हम जाके नीम उगा लेंगे। अरे कोई फसल नहीं उगा सकते हम। कितनी भी खाद डालो, कितनी भी जुताई-बुवाई कर लो, ठीक है, थोड़ा-बहुत कहीं अपवाद हो सकता है, लेकिन बंजर ज़मीन में, रूसी ज़मीन में कभी कुछ संभव नहीं होता है। बहुत कुछ करना पड़ता है उसके लिए, तब जाके वो संभव होगा लेकिन उतने प्रतिशत में नहीं होगा। बाघ को देखा होगा, बाघ का भी वही है। डिस्कवरी चैनल के माध्यम से आप लोग देखते हो, है ना? बहुत सारी जानकारियाँ हम प्राप्त करते हैं, जिन जानकारियों को हम स्वेच्छया, इच्छा रूप में हमें देखना चाहिए, वो हमें मिल रही है। कैसे रहते हैं सब प्राणी जंगली? जीवो जीवोस भोजनम, जीव जो है, जीव का ही भोजन करता है। हमेशा हर प्राणी दूसरे के ही प्राणी को मारकर अपना भोजन यापन करता है। चाहे जैसे घास उग रही है वह भी एक सजीव है। गाय, भेड़, बैल, बकरी जो कुछ भी है वो सब उसको खा रही हैं, है ना? लेकिन गाय, भेड़, बकरी को भी कौन खा रहा है? शेर, बाघ, है ना? जंगली कुत्ते, है ना? हाइनस जिसे कहते हैं, है ना? सियार, हाँ, तो जीवो जीवोस भोजनम, हमेशा बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उनके अंडों को खा जाती है। साँप भी ऐसे ही हैं,
चूहे बिल्ली के अंडे को खा जाते हैं, है ना? सांप के भी अंडों को कोई खा जाता होगा, बड़ा जहरीला सांप, जैसे वो कोबरा है, वो तो सांप को ही खा जाता है ना? तमाम ऐसे उदाहरण हैं। जीव का ही जीव भोजन होता है। मनुष्य को प्राकृतिक रेशम कहाँ से मिलता है ना? प्राकृतिक रेशम, रेशम एक कीड़ा होता है, रेशमी। शहतूत के पेड़ पर हमेशा रेशम उगाया जाता है। ध्यान रखना, ये सब बातें बहुत छोटी-छोटी हैं, मैं आप सबको बता दे रहा हूँ। पक्षियों के लिए वृक्षों का किस प्रकार उपयोग होता है? कैसे पक्षी उसका उपयोग कर सकते हैं, बैठते हैं, अपने जैसे सजीव का पुनरुत्पादन करते हैं, है ना? हाँ, बंदरों के लिए वृक्षों का उपयोग किस प्रकार होता है? या दीमक वृक्ष को खोखला कर दे तो क्या होगा? स्वाभाविक है, दीमक भी है, एक छोटा-सा है, अगर कहीं लग जाए, गंदगी हो, कुछ भी हो, तो पूरा चट कर जाता है लकड़ी। बरसात के मौसम में हमारे आपके घरों में भी कभी-कभी दिखाई देता है ऐसे, है ना? हाँ, या कोई ऐसे सड़ी एकदम चीज़ लकड़ी अगर ये पड़ी रहे कहीं और नमी वगैरह रहे, उसमें धूप वगैरह ना लगे, एकदम नमी रहे, तो उसमें भी दीमक हमें आपको दिखाई देते हैं। किताबों में, अगर आप किताब कहीं ऐसे ही रख दिए, उसकी साफ-सफाई नहीं किए, देख-रेख नहीं किए और वहाँ नमी है, तो किताब के जो पन्ने होते हैं, वे एकदम कहावत है, दीमक जैसे चट कर जाना, दिखाई भी ना दे, पता भी ना चले और सब कुछ खत्म हो जाए। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य विभिन्न प्राणियों को पालता है। पाले गए प्राणियों से वह अपार स्नेह करता है। सभी प्राणियों से हमें प्रेम होए। जो भी जीव है, सबसे हमें प्रेम जैसा ही व्यवहार करना चाहिए, प्रेम रूप में ही। सदैव प्रेमी होना चाहिए सजीव का, फिर वो चाहे वनस्पतियाँ हों, चाहे मानव हो, चाहे पक्षी हों, चाहे जानवर हों, सबसे। जो भी सजीव है, उससे प्रेम करो। मेरा तो यहाँ तक मानना है कि निर्जीव से भी प्रेम करो, निर्जीव से भी प्रेम करो। निर्जीव लकड़ी है, वृक्ष है, आप प्रेम कर रहे हो, जीवित है, सजीव है, आप काट दिए, लकड़ी रख लिए, अरे ज़रा रखे रहो। बरसात के लिए ऐसे ही नहीं उठा के यहाँ-वहाँ कचरे में डाल दो, फेंक दो। गाँव वगैरह में इस समय अलाव जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिल रही है बच्चों, है ना? तो जो रखे हैं वो पा रहे हैं कुछ न कुछ उससे, है ना? हाँ, हमेशा, सभी से। कोई भी निर्जीव वस्तु है, हमारे घर का टेबल है तो ऐसा नहीं है कि हम उसको तोड़-फोड़ करें, साफ-सफाई ना रखें, नहीं। प्रेम होगा लगा पुस्तक ही है हमारी, निर्जीव है, लेकिन प्रेम पूर्वक खोलना चाहिए, प्रेम पूर्वक पढ़ना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कुछ भी पन्ना वगैरह घुमा दिए, फाड़ दिए, नहीं। सजीवों से के साथ-साथ निर्जीवों से भी प्रेम करो। हाँ, लगाव रखो। जब हम एक जगह लगाव रखेंगे, प्रेम पूर्वक व्यवहार रखेंगे, तो स्वाभाविक है हम हर जगह उस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आता है बच्चों, क्या तुम जानते हो पालतू प्राणियों का मल-मूत्र भी मनुष्य के लिए उपयोगी होता है? स्वाभाविक है। हम आप देखे हैं गाँव देश के लोग हैं, है ना? गोबर से उपले बनाए जाते हैं, ऊपरी बनाई जाती है ना? चूल्हा जलाने के काम आता है। मल-मूत्र, कहावत है, गौ-मूत्र से यदि कहीं छिड़काव हो जाए तो ज़मीन सिद्ध हो जाती है। विज्ञान भी सिद्ध कर चुका है कि बहुत सारी ऐसी बैक्टीरिया मारने की क्षमता है ना? गाय भैंस गाय तथा भैंस के गोबर से उपले पाथे जाते हैं। सूखे उपले उज्ज्वलनशील होते हैं। ग्रामीण भागों में बहुत से स्थानों पर ईंधन के रूप में उपलों का उपयोग किया जाता है। हम आप सब जानते हैं इसको। गाय तथा भैंस के गोबर से गोबर गैस का उत्पादन होता है, उससे भी चूल्हा वगैरह जलाया जाता है, पानी गर्म किया जाता है। गोबर गैस गाँव वगैरह में बहुत सारी सरकारी योजनाएँ आई हैं। मिट्टी के घरों को लिपने में गोबर का उपयोग होता है, सब गाँव की बातें हैं, हम आप सब जानते हैं। गाँव से अगर कहीं भी ऐसी लिपाई कर दो, तो वहाँ एकदम स्वच्छता हो जाती है, मिट्टी सब बराबर बैठ जाती है ज़मीन की। गाय, भैंस, बैल आदि के गोबर से गोबर की खाद और भेड़ तथा बकरियों की लेड़ी से लेड़ी खाद तैयार की जाती है। अभी तो नहीं रह गया, पहले बच्चों अगर ज़मीन की उत्पादन क्षमता बढ़ाना है, तो भेड़ों को रात को रखा जाता था। उस खेत में, उसका लोग पैसा देते थे, तो उनके मल-मूत्र से उत्पादन ज़्यादा होता था जो हम खेती करते थे, जो फसल उसके बाद हम उगाते थे वहाँ। तो उसकी लेड़ी से भी खाद बनाई जा रही है। किसान इनका उपयोग खेती के लिए भी करते हैं, है ना? और बहुत सारे जानवर हैं, कुत्ते-बिल्ली भी हम व रखते हैं,
है ना? हाँ, जिस प्रकार मनुष्य को प्राणियों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार वनस्पतियों की भी होती है। स्वाभाविक है, सभी की आवश्यकता होगी। अनाज, साग, सब्जी, विभिन्न प्रकार के फल इत्यादि वस्तुएं मनुष्य को वनस्पतियों से ही प्राप्त होती हैं। वनस्पतियां नहीं रहेंगी तो हमारा आपका भोजन कैसे होगा? जीवन यापन कैसे होगा? वस्त्र का भी निर्माण हो रहा है ना? हाँ, वनस्पतियां होंगी, सबसे अच्छा है, शुद्ध जलवायु होगी, हवा मिलेगी, है ना? परिसर शुद्ध होगा, सबसे महत्वपूर्ण है। और हवा ही हमारे लिए ज़्यादा ज बिना हवा के कोई भी सजीव ज़िंदा नहीं रह सकता है। अगर वह सजीव है तो उसे हवा चाहिए ही, पहला है, और मानव तो पहले है एकदम। तो यही हमारी वनस्पतियाँ हैं, जो ऑक्सीजन देती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं। सोचो ज़रा, ऐसा कौन होगा कि जीवन यापन करने के लिए भी हवा दे, ऑक्सीजन, और आपकी जो कुछ भी प्रदूषित है, उसको स्वयं ग्रहण कर ले। यह वनस्पतियों में ही है खाली। अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए हम वनस्पतियों का विधि पूर्वक रोपण करते हैं, उगाते हैं उनको। बीज बोते हैं, सही ढंग से पानी, खाद सब कुछ देते हैं, जुताई में कीड़े ना लगे उसके लिए कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं। अभी तो गाँव में बहुत सारे ऐसे एक कुछ नाम था उसका, ऐसे रोग आ गया था कि धान की फसल में जो है पूरा ऐसे बाली की बाली ही धान की जो थी, ऐसे-ऐसे एकदम उसके ऐसे-ऐसे काले-काले धब्बे पड़ जाते थे। कुछ ऐसा एक रोग आया था। सब लोग उसका कीटनाशक छिड़काव किए, लेकिन जिसमें लग चुका था, वह सब की सब खराब हो गई। बहुत लोगों का तो पूरा पौधा ही सूख गया उस रोग के नाते। गाय और भैंस खाती हैं, अर्थ यह है कि सभी सजीवों को भोजन परिसर से ही मिलता है। स्वाभाविक है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हमेशा परिसर से ही होगी। इसीलिए सब अपने-अपने परिसर में ही रहना चाहते हैं। नारियल का पेड़ सूखी जगह पे लगाओगे तो नहीं होगा। जहाँ पानी हो, जहाँ पानी के किनारे हों, वहाँ नारियल का पेड़ उगता है, वहाँ नारियल आएगा है ना? हाँ। नया शब्द सीखो, वृक्षवासी, वृक्ष, पेड़, वासी, रहने वाले, स्वाभाविक चीज़ है। अपने पूरे जीवन में अधिक से अधिक समय पेड़ों पर व्यतीत करने वाले प्राणी पेड़ों पर ही रहते हैं प्राणी, हमेशा। प्राणी अगर पेड़ पर है, तो वह पेड़ का जीव है, पेड़ का सजीव है, तो वह पेड़ पे ही जीवन यापन करेगा। घर है, तो घर में ही रहेगा, ऐसा है। ठीक है? इसीलिए सबका अपना-अपना घर है, सबका अपना-अपना नाम है ना? हाँ, जैसे घोड़ा अस्तबल में बाँधा जाता है, उसको अस्तबल कहते हैं, है ना? दरबा, मुर्गी दरबे में, है ना? हाँ, तमाम ऐसे छोटी-छोटी बातें हैं। गुफ़ा, बाघ, बाघ का हमेशा जब भी उसे आराम करना होगा तो गुफ़ा में रहेगा, है ना? हाँ। बंदर और गिलहरियों जैसे प्राणियों का आवास पेड़ पर होता है। गिलहरियाँ बहुत अच्छी होती हैं। देखा है गाँव में आप लोग, चुटकाई बोलते हैं उसको ऐसे हम लोग की भाषा में। इसका उन्हें कुछ भी लाभ भी मिलता है। ऊँचाई पर रहने के कारण शत्रुओं से अपने स्वाभाविक है, जो जिस परिसर का है, वह उसी परिसर, जैसे गिरगिट ही एक छोटा-सा है जीव, है ना? तो वह भी रंग बदलता है, उसके अलग-अलग रंग होते हैं। वह पत्तियों पे इस ढंग से छिपा रहता है कि हमें दिखाई नहीं देता है। अभी तो एक ऐसा कोई एक आया था न्यूज़ वगैरह में कि पत्ती के ऊपर वो कीड़ा था और बड़ा खतरनाक कीड़ा था वो। लेकिन वो पत्ती के आकार को ही ले लिया था, उसी पत्ती पर ऐसे चिपका था कि पता ही नहीं चल रहा था कि इसमें कीड़ा है कि नहीं है। तो हर सजीव अपने परिसर के हिसाब से ही अपना जीवन यापन करता है। उसका जब भी विकास होगा, उस परिसर में होगा। ऊँचाई पर रहने का शत्रुओं से अपनी रक्षा होती है, स्वाभाविक है। जल, पानी, वायु सब उसे मिलेगा और उसकी सुरक्षा भी होगी। जैसे हम आप घर पे रहते हैं, बरसात से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, ठंडी से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनते हैं, है ना? हाँ। उन्हें वृक्षवासी या वृक्षारोही प्राणी कहते हैं। जो वृक्ष पर निवास करे, उसे वृक्षावासी कहते हैं। सीधा-सीधा एक वाक्य में उत्तर। वे जिन पेड़ों के सहारे जीवित रहते हैं, अनजाने में उन पेड़ों की सहायता भी करते हैं, है ना? हाँ, वृक्षवासी प्राणी इधर-उधर घूमते रहते हैं, फलतः उनकी विष्ठा के माध्यम से पेड़ों के बीच, सही बात है। पेड़ के इर्द-गिर्द घूमेंगे, तो उनका जो मल-मूत्र होगा, विष्ठा होगी, वह भी जो है उसके खाद के काम आएगी, पेड़ों के ले रहे हैं, तो उन्हें दे भी रहे हैं। इसके कारण नवीन स्थानों पर पेड़ों के उगने में सहायता मिलती है, स्वाभाविक है। पेड़ अगर होंगे, तो पक्षी भी आएँगे वहाँ।
भैंस की पीठ पर बगुला बैठता है, स्वाभाविक है, दोनों का काम हो रहा है। बगुला जो भैंस और जानवरों में पाई जाती है, वो एक क्या कहते हैं उसको, देखो नाम मुझे नहीं आ रहा है, किलनी, किलनी वो खाता है, ढील को खाता है ना? हाँ, तो उसको आराम भी मिल रहा है भैंस को भी, कि वो उसकी भी साफ-सफाई हो रही है कीड़े-मकोड़ों से, दोनों का फ़ायदा हो रहा है। देखा है आप लोगों ने, बगुला पक्षी सब बैठ जाते हैं गाय-भैंस के ऊपर और हम लोग जाके उनको हरा देते हैं। अरे वो हाँ, नुकसानदेह होते हैं, कभी-कभी मान लो थोड़ा बहुत ऐसे मार दी अगर चोंच, तो जख्म हो जाता है। इसीलिए लोग उनको हरा देते हैं, हटा देते हैं वहाँ से, हटाना मतलब हटा देना। बगुलों के भोजन विभिन्न प्रकार के कीटकों का समावेश रहता है, जो भी पक्षी होगा, कीट खाएगा। तो कीट-मकोड़े अगर खाएँगे तो अच्छी चीज़ है। जैसे हमारे घर वगैरह में छिपकली होती है, छिपकली भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, खतरनाक है, लेकिन फ़ायदेमंद है। दीवारों पर रेंगने वाली चींटियों को खा जाती है, कीड़े-मकोड़े होंगे उनको खा जाएगी। हाँ, छिपकली भी फ़ायदेमंद है। वे कीटक बगुलों को आसानी से बस्तर दिखते नहीं हैं, इसलिए बगुला इन कीटकों को पकड़ नहीं पाता है। बहुत छोटे-छोटे रहेंगे तो उनको दिखाई भी नहीं देगा। जहाँ भी उसके पैर पड़ते हैं, वहाँ के कीटक घबरा कर उड़ जाते हैं। स्वाभाविक है भाई, सब अपनी जान बचा रहे हैं, वह भी जीव है, सुरक्षा तो चाहिए ही। जलवायु के अनुसार सजीवों में होने वाले परिवर्तन। जलवायु के हिसाब से ही सजीव अपने परिसर में रहता है। जिसे जैसी जलवायु चाहिए, वह उसी जलवायु में रहना पसंद करेगा। ठीक है? जल में है तो जल में ही रहेगा, थल का है तो थल में रहेगा, नभ है तो नभ में रहेगा। 3 ही प्रकार के प्राणी होते हैं, जलचर, नभचर, थलचर। ठीक है? हाँ बच्चों। जानकारी प्राप्त कर लेना आप लोग, आम के पेड़ पर बौर आता है, उसे क्या कहते हैं? संपूर्ण वर्ष में किस महीने में आम में बौर आते हैं? गाँव के हैं हम आप या नहीं भी हैं, तो अपने परिसर में देखे होंगे आम का पेड़ कब उसमें बौर आता है, बौर क्या होता है? फल वाले परिवर्तन हमें प्रत्येक वर्ष दिखाई देते हैं। हर वर्ष जैसे-जैसे जलवायु होगी, वैसे-वैसे सजीवों में भी परिवर्तन होगा। यदि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, तो सजीवों में भी परिवर्तन होगा। बहुत सारी सजीवों की ऐसी प्रजातियाँ हैं जो लुप्त होने की कगार पर आ गई हैं, कम हो गई हैं। चूँ-चूँ घर के आजू-बाजू करती रहती थी, आज दिखाई देती है, क्योंकि सब पक्के मकान हो गए, सब स्वच्छता रखने लगे, उजाले हो गए, साफ-सफाई करने लगे। पहले तो ऐसे ही इतने मकान ऐसे पड़े रहते थे मिट्टी के खाली रहते थे। जिन प्राणियों के शरीर पर बाल होते हैं, उनमें से कुछ प्राणियों के शरीर बाल अत्यंत घने होते हैं, स्वाभाविक है। जो प्राणी होंगे जैसे, उनके बच्चे भी वैसे होंगे, कुछ सघन बाल वाले, कुछ विरल बाल वाले, है ना? हाँ, किसी के पंजे छोटे, किसी के बड़े, किसी के दाँत नुकीले, किसी के दाँत छोटे। नया शब्द सीखो, कोपल, पल्लव, पेड़ों पर आने वाली नई तथा कोमल पत्तियाँ, ये ललछौं रंग की होती हैं, जब ये बढ़कर बड़ी होने लगती है, तब एक ओर उनका रंग बदल कर हरा हो जाता है। नीम का, आप गाँव में देखना, जब पतझड़ आता है, ठंडी आती है, पूरी पत्तियाँ झड़ जाती हैं सब। अभी मैं गाँव गया था दिवाली में, तो देख रहा था ठंडी में सब पत्तियाँ ऐसे झड़ रही थी एकदम। तो नए जो आएँगे उसको हम कोपल कहते हैं। नए पल्लव जो आते हैं, नई जो पत्तियाँ आती हैं, वो लाल किस्म की होती हैं, रंगीन होती हैं, सुनहरी होती हैं थोड़ी, उन्हें रहती हैं, लेकिन धीरे-धीरे वो हरी हो जाती हैं। फरवरी माह समाप्त होते-होते सर्दी का प्रभाव कम होने लगता है। सही बात है, जलवायु में जैसे ही सर्दी कम होना शुरू होगी, मार्च का महीना शुरू होते ही गर्मी का अनुभव हमें आपको होने लगता है। शहरों में तो आजकल कब गर्मी हो जाएगी, कब ठंडी हो जाएगी, कब बरसात हो जाएगी, कोई भरोसा नहीं है। जलवायु में भी परिवर्तन हुआ है। तो हमारे यहाँ भी सब में ललछौं रंग वाली मुलायम कोमल पत्तियाँ दिखने लगती हैं। कोयल पक्षी की सुरीली आवाज़ भी कुछ स्थानों पर सुनाई देती है, स्वाभाविक है। बसंत ऋतु आती है तो कोयल की कूँ-कूँ हमारे आपके कानों तक ज़रूर पहुँचती है। गर्मी में बाज़ार में आम तथा तरबूज भरपूर मिलते हैं। आम और तरबूज दोनों ये गर्मी के फल हैं। अंगूर हमें ठंडी में जैसे ही ठंडी खत्म होती है, वैसे ही हमें अंगूर आ जाता है बाज़ार में। गर्मी थोड़ी कम होनी शुरू होती है, तो आम आ जाते हैं, है ना? वर्षा आ गया, है ना? जामुन, गूलर, अंजीर जिसे कहते हैं, तमाम ऐसे सब सीज़नल फल हैं। सीज़न के हिसाब बरसात के महीने में आलू बुखारा मिलता है, ऐसे नहीं मिलेगा जल्दी,
है ना? ठंडी के सीजन में चेरी चेरी ये है कि जलवायु में भी जो भी कुछ परिवर्तन हुआ, लेकिन वैज्ञानिक खेती होने के कारण वर्ष भर आपको हर फल फ्रूट मिल रहे हैं, साग-सब्जी मिल रही है। यहाँ नहीं हो रहा है, कहीं और से आ रहा है। वहाँ जो चीज़ नहीं है, यहाँ से जा रहा है। आयात-निर्यात हो रहा है। राज्यों में भी जगह हर भोजन की आवश्यकता पूर्ति करने वाली जो भी हमारे घटक हैं, उन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं 12 महीने। उसके बाद आता है बच्चों, जून माह में आकाश में सर्वत्र काले बादल अपनी उपस्थिति दिखाने लगते हैं। जैसे ही मई का महीना खत्म होता है, जून में बरसात कभी जल्दी हो जाती है, कभी देर से होती है। जलवायु उसके तमाम कारण है आप पढ़ेंगे आगे चल के पाठों में कि जलवायु में भी परिवर्तन किस कारणों से हो रहा है। बरसात की आहट लग जाती है, उस समय तक बाजार में कटहल, करौंदे तथा जामुन के फल भी बरसात का फल, जामुन बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए और ज़्यादा करके जो जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, उनको शुगर का जो बीमारी होती है, उस जामुन के फल को, चूर्ण को खाना चाहिए, जामुन भरपेट खाना चाहिए उनको। हाँ, ये बरसात के फल हैं। करौंदे, करौंदे तो आप कहीं भी ऐसे जाएँगे, पहाड़ी इलाके में तो आपको मिलेगा, है ना? जैसे लोनावला, माथेरान, घास और अन्य कुछ वनस्पतियों में बीज सर्वत्र बिखरे होते हैं। बरसात होते ही बीजों में अंकुर फूटता है। मैंने पहले भी बताया, कोई भी बीज होगा, यदि उसे नमी, वर्षा, गर्मी, जल जो भी जितना उसको चाहिए यदि परिसर के हिसाब से उसको मिला, तो वह अंकुरित ज़रूर होगा। स्वाभाविक है, होता ही है। और कुछ अन्य वनस्पतियाँ बढ़ने लगती हैं। एक छोटा-सा उदाहरण मैं जानवर का दे दूँ बेटा, छोटा जैसे केचुआ एक मान लो चलो, केचुआ, केचुआ साल भर, वर्ष भर हमें नहीं दिखाई देता है, लेकिन बारिश जैसे ही पड़ती है, ज़मीन पर वर्षा की बूँदें पड़ती हैं, चौतरफा हमें केचुए दिखाई देने लगते हैं। कहाँ रहते हैं वो? किसी को मालूम है? नहीं। लेकिन जैसे ही उनका परिसर आया, उनका माहौल, उनकी जलवायु उनके सूटेबल हुई, तो केचुए आ जाते हैं, हमें दिखाई देते हैं। आस-पास सभी ओर हरियाली आँखों को शीतलता प्रदान करती है। कभी-कभी किसी सायंकाल को 7 रंगों वाला इंद्रधनुष भी दिखाई देता है। इंद्रधनुष कैसे बनता है, कैसे दिखाई देता है, ये सब आप आगे चल के पाठों में पढ़ेंगे, ठीक है? कहते हैं ये देखो आकाश में इंद्रधनुष बन गया, वो क्यों बना, किस रूप में बना, वो आपको बताया जाएगा। जो पानी की बूँदें होती हैं, ओस की बूँदें होती हैं, उसमें सूर्य प्रकाश पड़ता है और एक प्रिज़्म का है, प्रिज़्म में भी आप ऐसे देखेंगे तो आपको 7 रेखाएँ 7 रंगों की दिखाई देती हैं। आगे चल के आप लोग सब पढ़ोगे उस पर। एक ही सुर में उनकी टर-टर की आवाज़ कानों पर गाँव में तो था बेटा, तालाब वगैरह अगर मेढक बहुत चिल्ला रहा है तो लोग कहते थे, "अरे! आज बहुत बरसात होगी, मेढक बोलने लगे हैं।" है ना? होता है, क्योंकि वो भले हमारे जैसे जीव नहीं हैं, लेकिन उन्हें भी जानकारियाँ आभास हो जाता है और निश्चित बरसात होती है। मेढक बोले टर-टर तालाब में, है ना? हाँ, जैसे पक्षी बहुत कलरव कर रहे हैं पेड़ पर, इसका मतलब उन्हें कुछ असुरक्षा की भावना है। रात तो पक्षी कभी भी अपने पंखों पर विश्वास नहीं रखते, वो सिर्फ़ पंखों का विश्वास उतना ही रखते जितना वो सो रहे हैं, पंजे पर। बाकी ऐसे अगर रात को अगर कोई कहे कि पक्षी यहाँ से उड़ के वहाँ चला जाए, ऐसा जल्दी नहीं होगा। लेकिन अगर असुरक्षा हुई उसे, तो सब कलरव ध्वनि निकालेंगे रात को भी और भगेंगे वहाँ से, जैसे साँप आ गया उनके अंडे को खाने के लिए, है ना? हाँ। कभी-कभी किसी सायंकाल को 7 रंगों वाला इंद्रधनुष दिखाई चारों ओर पानी होते ही मेढक दिखने लगते हैं, है ना? टर-टर करने लगते हैं, बाहर आ जाते हैं, ऐसे मेढक नहीं दिखाई देंगे, लेकिन वर्षा ऋतु में सब बाहर आ जाते हैं। वे ज़मीन के अंदर गहराई में जाकर नींद लेते हैं। यही उभयचर प्राणी कहते हैं मेढक को, जल में भी रहता है, थल में भी रहता है। उभयचर भी होते हैं प्राणी, जो थल में भी रहें, जल में भी रहें। यह नींद लगभग 7-8 माह तक चलती है। सोचो ज़रा, क्या सोते हैं? या हम आप तो खाली कुंभकर्ण को जानते थे। मेढक भी ऐसे ही है, 7-8 महीने बिल में चले जाएँगे, सोएँगे। इनको 2 होते हैं श्वसन, त्वचा से भी करते हैं, है ना? हाँ, त्वचीय श्वसन खेती पर निर्भर बरसात, ठंडी तथा गर्मी की ऋतु में खेती संबंधित निश्चित काम होते हैं। जलवायु के हिसाब से ही खेती की जाती है, तभी उत्पादन क्षमता होगी, तभी हमें कुछ लाभ होगा। खेती में सजीव नहीं है, स्वाभाविक है, जहाँ
हमें अन्न जल रोजी रोटी मिलेगी, हम उसी परिसर में रहेंगे, रहना चाहेंगे। चाहे मानव हो, चाहे पक्षी, चाहे छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा जानवर हो, वह अपने परिसर में ही रहना चाहता है, अपनी जलवायु के अनुसार से ही जीवन यापन कर आता है। नई पत्तियों को ही पल्लव कहा जाता है। सजीवों पर जलवायु परिवर्तन प्रभाव पड़ता है। शीतकाल में पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं, जबकि बाल वाले प्राणियों के शरीर के बाल सघन होते हैं। स्वाभाविक है, ठंडी प्रदेश में अगर जहाँ जाएँगे, तो वहाँ हमेशा वहाँ जो प्राणी पाए जाएँगे, वो बाल वाले होंगे, खूब बड़े-बड़े बाल रहेंगे उनके, सघन बाल। ग्रीष्म काल का प्रारंभ होते ही पेड़ों पर कोपलें फूटती हैं। वर्षा काल में सर्वत्र हरियाली दिखाई देती है, मेढक दिखाई देने लगते हैं। वर्षा काल एक ऐसा है, पृथ्वी पर, जमीन पर जैसे ही वर्षा की बूंदें पड़ती हैं, हर वो जीव जो हमें आपको साल भर नहीं दिखाई देते हैं, वो जीव हमें और आपको दिखाई देने लगते हैं। यहाँ भी स्वाध्याय दिया गया है इस पाठ में भी, छोटे हैं, एक वाक्य में उत्तर है, जानकारी प्राप्त करना है, रिक्त स्थान है, इसे करना ही है। साथ में बेटा हर पाठ में देखो मुझे आज याद आ रहा है, उपक्रम होता है। तो उस उपक्रम को भी आप लोग अपने मन से पूरा कीजिएगा, ठीक है? तो आज हम अपना पाठ 1, पाठ 2 परिसर अध्ययन भाग 1 के अंतर्गत जानकारियाँ प्राप्त किए हैं इसके बारे में। हमें आशा है कि आप सभी इन जानकारियों को अस्थायी रूप से रखने हेतु स्वाध्याय के प्रश्नों को और जो कुछ भी बीच में भी प्रश्न दिए गए हैं पाठ में, उन प्रश्नों का उत्तर ज़रूर लिखोगे। लिखने से ही अस्थायी ज्ञान होता है, याद करना चाहिए। याद की हुई चीज़ भूल सकते हैं, लेकिन लिखी हुई चीज़ कभी नहीं भूलते हैं। याद करो, फिर अपने मन से लिखो। ठीक है बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा के अंतर्गत आज जो भी अधिकारीगण इस कार्यक्रम में मेरे पाठ के दौरान जुड़े, शिक्षकगण जुड़े, सहयोगी जुड़े और मेरे प्यारे बच्चे जुड़े, उन सबको हार्दिक, हार्दिक धन्यवाद। है ना बेटा? थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ अस। बाय बाय बेटा।